वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी को मेरा नमस्कार। और आज मेरे साथ हैं गुलाब सिंह जी। एज एन पर्सनालिटी अगर मैं इनकी बात करूं तो आप पायलट रहे हैं, और पायलट के बाद आप सारथी एयरवेज के सारथी बने, एक बिजनेस एंटरप्रेन्योर आप बने, फिर फिल्म प्रोड्यूसिंग की लाइन में आए और पॉलिटिकल और सोशल एंथुजियास्ट रहे हैं। गुलाब सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आप सबको मैं ये बता दूं कि ये कन्वर्सेशन मेरा बहुत वन ऑफ माय फेवरेट पर्सनालिटी से कन्वर्सेशन है। इसीलिए मैं खुद सेल्फ मोटिवेटेड हूँ इस पर्सनालिटी से। इसलिए मैं चाहती हूँ कि मुझे सुनने वाले और गुलाब सिंह जी को सुनने वाले इस इंटरव्यू को बहुत अच्छे से सुनेंगे, जिससे कि एक राजस्थानी होकर उन्होंने जो नाम किया है, जो काम किया है, वो वाकई में काबिल तारीफ है। गुलाब सिंह जी, आपका बहुत स्वागत है। थैंक यू। नमस्कार अंशु। बहुत अच्छा लग रहा है आपसे मिलके बात करके, जी और जी से राजस्थान का जिक्र सुन के बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है, क्योंकि राजस्थान का नाम के और राजस्थान के बारे में सोच के बहुत अच्छा लगता है। खासतौर के जयपुर के बारे में सोच के बहुत अच्छा लगता है। जी जी, तो बिल्कुल। कहा कि इस बारे में हम बात करेंगे तो बहुत ज्यादा अच्छा मुझे लगा। तो आज हम साथ हैं बात करने के लिए। थैंक यू सो मच। तो मैं अपनी बात शुरू करती हूँ कि आप पायलट थे, पायलट रहे आप, और पायलट से आपने कैसे एकदम से अपने आप को बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ मोड़ लिया? पायलट में था, मैं पायलट हूँ। मोड़ लिया है ऐसा नहीं है, ये सब जीवन में जैसे कुछ आता रहा ऐसा बहुत कुछ। ये नहीं कह सकते कि बहुत ज्यादा सब चीजें पहले से हम प्लान करते हैं या प्लान किया मैंने। शायद बहुत कम लोग होते हैं कि वो पहले से हर चीज प्लान कर सकते हैं। और मैं वैसे भी इसमें विश्वास करता हूँ कि टेक द लाइफ एज इट कम्स। सो जो 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 आता रहा, जो अच्छा लगता रहा, बहते हुए पानी में बहते रहे, कभी किसी किनारे कभी किसी किनारे, जो किनारा अच्छा लगा वहां पे रुक गए, कुछ देर देखा उसको, एंजॉय किया और आगे चल दिए। यही मेरी सोच है और यही मेरा फलसफा है जीवन का। तो फ्लाइंग मैंने किया और मैं बहुत आर्डेंट एडमायरर हूँ अपने इस इंडस्ट्री का, एविएशन का। इससे मैंने बहुत कुछ पाया है, बहुत कुछ सीखा है। जो भी पर्सनैलिटी का डेवलपमेंट अच्छा या बुरा हुआ, ये इसमें इस इंडस्ट्री का बहुत बड़ा देन है कि मैंने यहीं से राजस्थान में, अपना जयपुर में जो राजस्थान स्टेट फ्लाइंग स्कूल है, वहां से मैंने फ्लाइंग चालू की। हालांकि हालात कुछ ठीक नहीं थे उस वक्त फ्लाइंग स्कूल के, तो अंततोगत्वा मैं भोपाल गया और मेरा पायलट लाइसेंस मैंने जो प्राप्त किया वहां से प्राप्त किया। और आज भी मैं पूरी तरह से डेडिकेटेड हूँ अपने इस इंडस्ट्री के लिए, विमानन के लिए, इस व्यवसाय के लिए, और बहुत अच्छे से एंजॉय भी कर रहे हैं और बहुत अच्छे से जीवन में आगे बढ़ रहे हैं इसके साथ। और जब आपने, आप हाँ, जी, नहीं आपने आप पहले फ्लाइंग जो, हाँ, सवाल पूछा था वो मैंने पूरा नहीं आप किया। आई एम तो सॉरी, आप बात की, बिल्कुल बताइए। हाँ, व्यवसाय में इस तरह हुआ कि फ्लाइंग उस दौर में जब हमने शुरुआत की, तो हम राजस्थानी एक ठाकुर परिवार से आते हैं जहाँ पे खेती के बारे में बात होती है, या अपने पास्ट हिस्ट्री की बात होती है, और कोई जीवन की समाज की बात होती है, लेकिन फ्लाइंग की बात करने वाला कोई नहीं था। तो जानकारी कुछ भी नहीं थी, और उस वक्त ये सब नॉलेज अवेलेबल नहीं थी कि गूगल पे चले जाइए, यहाँ देख लीजिए, वहां देख लीजिए। तो जो कुछ जीवन में किसने बताया उसको हम फॉलो करते रहे, और चीजें बहुत स्ट्रीमलाइन नहीं चली, बहुत साल लग गए मुझे पायलट लाइसेंस लेने में। और ये स्थिति हुई कि जहां मैंने शुरुआत की थी मेरे फर्स्ट बैच के साथ, जब मेरा पायलट लाइसेंस इश्यू हुआ तब तक वो लोग कमांडर बन चुके थे। तो मेरे दिमाग में कहीं ना कहीं ये था कि अगर मैं अब जाकर के वही एयरलाइंस में इनके साथ में काम करूंगा, तो मैं एज ए ट्रेनिंग पायलट ज्वाइन करूंगा, और मेरे जो साथी है, जो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं और आज भी अच्छे दोस्त हैं, उनके साथ मैं बतौर को पायलट काम करूंगा। तो कहीं ना कहीं मन में एक वो रहेगी कि मैं पीछे छूट गया हूँ, तो मुझे कुछ ऐसा करना चाहिए कि वो मित्रता भी वैसी बनी रहे, और मैं एक अलग राह बिना एविएशन को छोड़े कुछ प्रारंभ करूं। तो ये पायलट के साथ साथ मेरे दिमाग में आया कि मैं कुछ व्यवसाय शुरू करता हूँ। लेकिन आर्थिक स्थिति परिवार की ऐसी नहीं थी कि इतना बड़ा व्यवसाय जिसमें कि बहुत बड़ा आर्थिक व्यवस्था आपको करनी पड़ती है, विमान खरीदने पड़ते हैं। और ये बात मैं अक्सर बार बार बताता हूँ कि जब मैंने मेरी माँ को बताया कि मैं जॉब छोड़ दी इंडियन एयरलाइंस की, और अब मैं हवाई जहाज खरीद के और काम करना चाहता हूँ, तो वो
खाना खाने जा रही थी, हाथ का कौवा उन्होंने वापस प्लेट में रख दिया और वो बहुत सोच में आ गई कि कैसे हम कैसे मेहमान खरीद सकते हैं बेटा, ये हमारे बस की बात नहीं है। हम लोग मध्यम वर्गीय परिवार से आते हैं, ये तो टाटा बिरला जैसे लोग, उनकी काम है, तुम कैसे सोच सकते हो? तो मैंने कहा प्रयास करेंगे, कुछ समय मुझे दीजिए। और अगर उन्होंने समझाया, मुझे बहुत प्यार से समझाया, बेटा अभी भी देख ले, कहीं नौकरी अगर वापस ज्वाइन हो जाए वो कर ले, परिवार है, एक सततता बनी रहती है, आपका समय पे पैसा आता है, समय पे सब काम अच्छे से चलता है। ये काम तुम, हम लोग का काम व्यवसाय करना नहीं है। किंतु मेरी जिद थी कि नहीं मुझे करना है, तो उन्होंने मुझे कहा अच्छा ठीक है, करना है तो प्रयास करके देखो, नहीं होगा तो फिर हम बात करेंगे इस बारे में। लेकिन भगवान की कृपा रही कि धीरे धीरे चीजें जैसे अनफोल्ड होती रही और हालात ऐसे बनते गए, काम मिलता रहा, अच्छे लोग मिले जिन्होंने मुझे बहुत मदद किया, जो मुझे बहुत अच्छे से गाइड किया और अच्छे रास्ते पे मुझे चलने का उन्होंने रास्ता दिखाया। धीरे धीरे हम आज यहाँ पहुंच गए, ये व्यवसाय बन गया। बिल्कुल, आपने ख्वाब देखे भी। अगर हम बात करते हैं कि आपने खेती-बाड़ी की बात करी, किसानों की बात करी, जो पारिवारिक परिदृश्य रहा वो रहा, तो आपने उस खारी रेत में अपने मीठे ख्वाब बोए और फिर उनको आपने साकार किया, हम ये कह सकते हैं आपके लिए। ये सच बात है कि गांव है मेरा जयपुर के पास में डालमिया, जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ। वहाँ खेती बाड़ी तब भी थी और आज भी है। बड़े भाई साहब आज भी वो देखते हैं वहाँ खेती बाड़ी और हम लोग जाते हैं उनके पास वहाँ पर। तो जब छोटे थे तो गांव, जब भी हम छुट्टियों में गांव में होते थे, गांव के सारे बच्चे हम सब इकट्ठे होकर खेलते, तो सबसे फेवरेट वो होता था कि सांगानेर एयरपोर्ट बहुत दूर नहीं है, तो एयरक्राफ्ट जब टेक ऑफ कर रहा है या डिसेंड कर रहा है वहां पे और उसकी छाया जमीन पे आती, तो हम दौड़ की छाया पकड़ने की कोशिश करते थे। शायद वहीं वहीं से वो चेज द शैडो शुरू हुआ, तो वो आज तक बहुत चेजिंग उसके पीछे सुंदर। ही दौड़। बहुत सुंदर बात कि वो आपने उसकी परछाई को पकड़ा और आप सफल हुए उस परछाई को पकड़ने में। प्रयास परछाई को कोई पकड़ नहीं सकता, लेकिन उस प्रयास में उसके पीछे चलने का एक रास्ता मिल गया और आज हम उस जीवन में जी रहे हैं। बहुत सुंदर। जब आप फ्लाइंग करते थे एज एन पायलट, आपका जॉब था, तब की कुछ बातें आप, क्योंकि फ्लाइंग एक ऐसा अ, काम है जहाँ पे रिस्क फैक्टर आज की तारीख में भी लोग बहुत मानते हैं कि सड़क पे चलेंगे तो खैर एक्सीडेंट की जो भी बात हम करते हैं वो सारी एक अपनी जगह है, पर आसमान में उड़ना आज भी रिस्क माना जाता है। तो जब आपकी पहली उड़ान थी, उस वक्त का एक्सपीरियंस कैसा था? और फैमिली का जो एक माँ का स्पेशली अगर हम कहें, कैसा उनका रिएक्शन था, पेरेंट्स का क्या रिएक्शन था? पहली बात तो ये एक मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि इसमें कहीं कोई रिस्क जैसी बात नहीं है। जितने भी दुनिया में यातायात के साधन मुहैया अभी हैं, चाहे वो बाई सी हो या बाई रोड हो या बाई ट्रेन हो या बाई एयर हो, मैं समझता हूँ कि सबसे सुगम और सबसे सुलभ और सबसे सेफ अगर कोई माध्यम है यात्रा करने का, तो विमानन है। हालांकि ये बात अलग है कि इस वक्त चूंकि आपका धरती से संपर्क टूट जाता है, आप ऊपर होते हैं, हवा में होते हैं, अधर में होते हैं, आप पूर्णतः भगवान के हाथों में होते हैं, ऐसा लगता है। तो लोगों को बहुत महसूस होता है कि सेफ नहीं है, तो ऐसी बात नहीं है। पहली बात तो सेफ है, लेकिन हाँ ये भावना है, ये धारणा है, मेरे परिवार की भी यही धारणा थी। और स्पेशली मेरे पिताजी गुजर गए थे जब मैं 10 साल का था, तो माँ बहुत ज्यादा प्रोटेक्टिव थी मुझे लेके कि ये काम मत करो, वो काम मत करो। अच्छा, मुझे एडवेंचरस चीजें करने का, रॉक क्लाइंबिंग करने का शौक था, कुछ और हाइकिंग करने का शौक था, जंगल में हाइकिंग के लिए निकल गए। तो वो कहती थी ऐसे ये एडवेंचर में मत पड़ो बेटा, ये सब चीजें मुझे थोड़ी डराती है। और फिर जब मैंने ये कहा कि मैं पायलट बनना चाहता हूँ, तो बहुत परेशान रही, बहुत मुश्किल से उन्होंने मुझे इजाजत दी है करने की। और इसी बीच में आप जो घटना पूछ रहे हैं, तो एक मैं जिक्र करूंगा। मेरे अभी इनिशियल डेज थे, फ्लाइंग ट्रेनिंग चल रही थी, हम लोग जयपुर फ्लाइंग स्कूल से ही जो सर्किट एंड लैंडिंग उसमें सिखाते कि आप टेक ऑफ करिए, घुमा के लैंड करिए, ये सब चल रहा था। तो मैं टेक ऑफ किया और एक गिद्धों का झुंड आया और वो आकर के पूरा विमान से टकराया। विमान का जो पंखा था पूरा टुकड़े टुकड़े हो गया और विमान में बहुत ज्यादा वाइब्रेशन आने लगा। इंस्ट्रक्टर मेरे साथ थे, मैं हालांकि तब बहुत नया था, लेकिन मुझे इस चीज का बड़ी संतुष्टि है कि मैं भी नहीं घबराया, इंस्ट्रक्टर भी नहीं घबराया। वो बहुत सुगमता से उसको घुमाया और जाकर के बिना बिना पंखे के, और विमान भी विकसित स्थिति में था, हम लैंड कर गए। और लैंड करने के बाद हम लोग वहां पहुंच गए।
लेकिन उसके बाद मैंने जो सबसे ज्यादा मेहनत की मेरे साथियों को, मेरे फ्लाइंग क्लब के इंस्ट्रक्टर्स को, कि आप चाहे जो हो जाए ये चीज मेरे परिवार तक नहीं जानी चाहिए, अगर ये चली गई मुझे दोबारा आने का मौका नहीं मिलेगा। और उन्होंने निभाया ये वादा। वो शायद ये बात मेरी माँ को आज वो नहीं है, लेकिन उनको जब तक वो जीवित रही पता नहीं चली कि कभी मेरा बर्थ हिट हुआ था और कभी मैं ऐसी स्थिति से गुजरा था। फ्लाइंग इंडस्ट्री से फिल्मों की तरफ कैसे आपका रुझान रहा? एक फिल्म प्रोड्यूसर बनने की बात आपके जहन में कैसे आई? किसी ने आपको पहले अप्रोच किया या क्या हुआ? सबसे पहले तो मेरे ख्याल से फिल्म इंडस्ट्री, खास तौर से बॉलीवुड, इसमें कुछ एक अजीब सा नशा है और अजीब सी कशिश है, एक मैग्नेटिज्म है। और अधिकांश जो किशोर और किशोरियां हैं हमारे देश के, आप जिससे भी पूछिए वो कुछ ना कुछ फिल्म इंडस्ट्री से कुछ करने की आकांक्षा और अपेक्षा रखता है जीवन के किसी न किसी मोड़ पर। मैं भी उससे छूता नहीं था। मैंने भी जीवन में जब टीनेज में थे तो कभी सोचते थे मैं एक्टिंग करूंगा, कभी सोचते थे मैं मॉडलिंग करूंगा, कभी सोचते थे, लेकिन बहरहाल वो कुछ हो नहीं पाया। फिर जब मैं इस प्रोफेशन में आ गया, एयरलाइंस में जब काम कर रहा था, तो उस जमाने में इंडियन एयरलाइंस इकलौती एयरलाइंस होती थी उस वक्त, बाकी प्राइवेट एयरलाइंस नहीं थी जब मैंने शुरुआत की थी, हालांकि बाद में सब आए। और फिल्म स्टार्स उस वक्त ट्रेवल करते थे, आते थे, जाते थे, तो एक सहज मेरा उन लोगों के साथ इंटरेक्शन होने लगा, बातचीत होने लगी। अब चूंकि मैं राजस्थान से बिलोंग करता था, ठाकुर फैमिली से हूँ, उनको आकर के गार्ड किलों में शूट करना होता था, तो वहां पे बहुत जगह ऐसा हुआ है, उन्होंने पूछा अरे आप हमारी मदद कर देंगे, हमारी फिल्म शूटिंग में कर देंगे, तो मैंने शहर से उनको मदद कर दिया। यहाँ पे जो भी कुछ सुविधा उपलब्ध वो करवा सका वो करवाया, निस्वार्थ भाव से। तो उस दौरान ये जो समय रहा उसमें बहुत सारे प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर और कलाकारों से, एक्टर्स, एक्ट्रेसेस के साथ बड़ा अच्छा दोस्ती का और एक अच्छा संबंध मेरे बन गए। उसके बाद जब मैंने जॉब छोड़ के अपना फ्लाइंग शुरू करी, तो मेरा जो हेलीकॉप्टर का ऑपरेशन मैंने शुरुआत की, तो उस दौरान कच्चे धागे एक फिल्म बन रही थी जिसमें अजय देवगन मुख्य भूमिका में थे, सैफ अली थे। तो मेरे पास कहीं किसी के माध्यम से आया कि ऐसा ये फिल्म के लिए हेलीकॉप्टर की आवश्यकता, आप कर देंगे? कहाँ कर देंगे, मैं बहुत एक्साइटेड था, नया नया शुरू किया था। हम गए और हम लगभग उदयपुर में रह के वहाँ पे पास में शूट किया और 5-7 दिन उन लोग के साथ रहे। बहुत अच्छा अनुभव मेरा रहा और शायद उनका भी। तो उसके बाद धीरे धीरे ये रहा कि जहाँ वो वर्ड ऑफ माउथ से ट्रेवल करने लगा कि भाई किसी को भी अगर हेलीकॉप्टर चाहिए, कुछ भी चाहिए, तो कैप्टन गुलाब सिंह बोलता। लोग मेरी कंपनी का नाम आज भी नहीं जानते, लेकिन नाम गुलाब सिंह आज भी इंडस्ट्री में ये जानते कि अच्छा कैप्टन गुलाब को बोल दो, ये कुछ भी अगर फोटोग्राफी से रिलेटेड कोई काम है या विमान का कोई काम है या वो काम है तो उनको बुला लीजिए, वो काम कर देंगे। और उस दौरान ये सिलसिला जब चला, उसके बाद लगभग हर साल 3 से 4 बड़ी फिल्मों के साथ मेरा कोई ना कोई एसोसिएशन रहा। और वहाँ पे कभी महीना, कभी 20 दिन, कभी 25 दिन, कभी 15 दिन उन लोग के साथ समय बिताना, फिल्म शूटिंग में आउटडोर पे रहना, और वो दोस्ती बढ़ती गई। और मुझे बहुत जज्बा था फिल्म इंडस्ट्री को समझने का, तो मैं उनकी बारीकियां समझता रहा। बहुत समय तक वो चीजें समझ में आती रही। जब मुझे फेवरेबल एटमॉस्फेयर मिला तो 2010-11 में मैंने अपनी एक फिल्म प्रोडक्शन कंपनी बनाई और निर्माण में मैं उतर गया। और पहली फिल्म, जैसे आपको पता है कि 3 मेरी पहली फिल्म थी जिसमें बच्चन साहब और नवाज भाई उन्होंने किया। मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ, ऐसे प्रतिभाशाली और ऐसे बड़े लोगों के साथ मुझे काम करने का मौका मिला। हर एक कोई इस सदी में जो भी व्यक्ति फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ता है उसका निश्चित रूप से सपना रहता है कि बच्चन साहब के साथ कुछ ना कुछ किया जाए। और मैं इतना सौभाग्यशाली रहा कि आपने तो शुरुआत ही वहां से की। मेरा सौभाग्य कि पहली फिल्म में ही वो मुख्य भूमिका में थे और उनको बहुत करीब से देखने का मौका मिला, उनका काम करने का ढंग देखा, उनकी सहजता देखी, उनका डेडिकेशन देखा और बहुत कुछ सीखा। और आज भी मैं सीखने का प्रयास कर रहा हूँ। 5 जो फिल्म थी, बहुत राजस्थानी परिदृश्य की फिल्म थी और कहानी की अगर हम बात करें तो भी कहीं राजस्थान के ठेठ गांव में अगर हम जाकर देखते हैं तो ऐसी कहानियां हमें देखने को मिल जाती हैं हकीकत में भी।
तो बहुत खूबसूरत फिल्म वो बनकर आई थी, पास्ट जो फिल्म थी। उसके बाद राजमा चावल में आपने ऋषि जी के साथ भी काम किया, तो मेरे ख्याल से वो भी एक बहुत आपका अनूठा अनुभव रहा होगा जीवन का, क्योंकि उसके वो ऋषि जी के करियर की लास्ट फिल्म है राजमा जी। चावल, और उसके बाद वो बीमार भी हो गए और फिर अब वो अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं। तो उनके साथ जुड़ी जो यादें हैं आपकी। मैं सबसे पहले तो ऋषि जी को दिल से श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहता हूँ, और फिर मैं कहूँगा कि हम लोगों का, मेरा ही नहीं, मेरे पूरे परिवार का और पूरे जो भी लोग राजमा चावल से जुड़े थे, चाहे वो डायरेक्टर हो, चाहे प्रोड्यूसर में हम लोग हों, या जो बाकी फिल्म कलाकार हो या टेक्नीशियन हो, हम सबका सौभाग्य था कि ऋषि जी ने स्वीकार किया हम लोग के साथ काम करना। और इतने बड़े परिवार में जो व्यक्ति पैदा हुए, जो कि एक अपने आप में एक इंस्टीट्यूशन बन गया है। कपूर परिवार जो है वो, हम लोग ऑस्ट्रेलिया में एक मेलबर्न फिल्म फेस्टिवल होता है जिसमें पास्ट गई थी, वहाँ पे ऋषि जी और नीतू जी भी थे, वो बतौर चीफ गेस्ट वहाँ पे शामिल हुए थे और मैं अपनी फिल्म लेके गया था। तो वहाँ पे उनके साथ कई बार इंटरेक्शन हुआ और उन्होंने बात बात में एक बार बोला कि अगर फिल्म इंडस्ट्री में कुछ 100 साल हुए हैं भारत में, तो उसमें 80 साल से ज्यादा मेरे परिवार का योगदान। ऐसे व्यक्ति, परिवार में जन्मा हुआ व्यक्ति, और जो जिसने इतना कुछ देखा और इतना कुछ दिया इस इंडस्ट्री को, उनके साथ हमें काम करने का सौभाग्य मिला। उन्होंने शहर स्वीकार किया और पूरे समय अनिरुद्ध, जिसकी कि ये पहली फिल्म थी, उसके साथ जब पहला पहला दिन था जब ये दोनों एक साथ स्क्रीन शेयर कर रहे थे और शूटिंग गुड़गांव में चल रही थी, तो मैं बहुत कॉन्शियस था कि कैसे होगा आपस में। लेकिन उन्होंने जिस तरीके से डायरेक्टर को भी, अनिरुद्ध को भी और बाकी लोगों को भी, अपार को भी, इन लोगों को इतना कंफर्टेबल किया और इस तरीके से माहौल बनाया कि वो ऐसा सिलसिला चालू हुआ कि हमें पता ही नहीं चला कि शूटिंग हो रही है या पार्टी चल रही है या हम सब लोग घर में बैठ के बात कर रहे हैं। ये सबका बहुत ज्यादा क्रेडिट ऋषि जी को जाता है। बिल्कुल, बहुत ही उम्दा कलाकार थे ऋषि जी, और जैसा कि हम सभी जानते हैं 80 साल से ज़्यादा जो कपूर फैमिली है, पृथ्वीराज कपूर से लेकर और अभी तक की जनरेशन, तो वास्तव में फ़िल्म जो सादगी राज जी ने दी थी फ़िल्म जगत को, वो सादगी भी आज हम लोग याद करते हैं कि अगर वैसी ही फ़िल्में फिर से आएँ, वो सादगी फिर से आए, वो फ़िलॉसफ़ी फ़िल्मों में फिर से आए, तो शायद जीवन में, लोगों के जीवन में भी कुछ बदलाव आएँगे। वो सादगी संपन्न जो सिनेमा हुआ करता था कपूर्स का। बिल्कुल, और राजीव आम व्यक्ति की जीवन की जुड़ी हुई छोटी-छोटी चीज़ों के ऊपर सिनेमा बनाया है। उनकी तकलीफों को, उनकी छोटी-छोटी खुशियों को, उनके सपनों को जिस तरीके से दर्शाया है, बहुत अभूतपूर्व है अंशु। बहुत अभूतपूर्व तरीके से उन्होंने दर्शाया है। बिल्कुल। हम राजस्थान की बात करते हैं, आप बहुत ही रूटेड हैं राजस्थान में, और इंटरनेशनल सिनेमा में भी हम राजस्थान को देखते हैं। तो सिनेमा और राजस्थान की अगर हम बात करें तो 3 तरह से बात की जा सकती है। एक तो जो राजस्थानी सिनेमा है यहाँ का, जो यहाँ की भाषा को लेकर बनता है, वो इतना विकसित भी नहीं हो पाया है। उसके पीछे बहुत से कारण हैं। और दूसरी तरफ हम राजस्थान को देखते हैं फिल्म सिनेमा में, हिंदी सिनेमा में भी, जहाँ पे बहुत ही खूबसूरती से उसको शूटिंग जो की जाती है, क्योंकि राजस्थान के लिए जिस भी एंगल पे हम कैमरा रखेंगे तो एक खूबसूरती निकल के आती है। तो शूटिंग्स बहुत होती हैं राजस्थान में। और तीसरा जो इंटरनेशनल सिनेमा है वो यहाँ पे शूटिंग करने आता है। तो अपने आप में राजस्थान बहुत डेवलप है, लेकिन राजस्थानी सिनेमा उतना ही अनडेवलप है, हम ये कह सकते हैं। तो सिनेमा और राजस्थान के ये जो तीनों बातें हैं, इनको आप किस तरह से देखते हैं? पहली बात तो ये बात सही है कि पूरे विश्व में राजस्थान जैसी लोकेशन शायद ही कहीं होगी एक साथ, जहाँ पे बहुत सुंदर किले भी हैं, नदी झील भी है, अरावली की पर्वतमाला भी है, इतिहास भी है। जैसा कि राजस्थान के लिए कहते हैं ना कि इतिहास में डोडा खेता में तलवार उगोड़ी रेता में, तो ये इतना इतिहास है और इतनी सारी चीजें हैं यहाँ पर। और उन इतिहास के साथ साथ इतने सुंदर मोन्यूमेंट्स हैं और इतना कलर है। डेजर्ट में इतना कलरफुल है, जो कि पास में आपने देखा होगा जिस तरीके से लीना ने उसको दिखाया है कि कैसे कलरफुल ड्रेसेस है और कितनी अभावपूर्ण जीवन में भी कितने सपने हैं, कितने रंग उसके जीवन में भरे हुए हैं। राजस्थान वो
बहुत कुछ समेटे हुए अपने आप में। तो लोकेशंस बहुत अच्छी हैं और लगभग विश्व सिनेमा, चाहे वो फ्रेंच सिनेमा हो, चाहे इटालियन सिनेमा हो, हॉलीवुड हो, बॉलीवुड हो, दक्षिण भारतीय सिनेमा हो, सब लोग आते रहे हैं और आते रहेंगे। तो उसमें बहुत डेवलपमेंट है यहाँ पर। रही बात राजस्थानी सिनेमा की, राजस्थानी सिनेमा में समस्या ये आती है कि बतौर भाषा बड़ी दुख की बात है कि राजस्थानी बहुत समृद्ध भाषा होने के बावजूद भी आजादी से लेकर आज तक बहुत ज्यादा डेवलप नहीं हो पाई है। इस भाषा का कोई स्थान विशेष नहीं बन पाया, बहुत साहित्य नहीं आ पाया। यहाँ के हम लोग अपने आप को उस, और बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूँ कि राजस्थानी बोलने में उनको परहेज करते हैं। मैं जब अपने गांव जाता हूँ और मैं अगर उससे गांव की भाषा में बात, राजस्थानी भाषा में, जयपुरी में बात करता हूँ, बच्चे जो अभी के हैं वो मुझे पलट के हिंदी में जवाब देते हैं। वो ये अपेक्षा करते हैं कि मुझे हिंदी में बात करूँ। कहीं ना कहीं उनको ये लगता है कि ये मेरे से राजस्थानी में बात क्यों कर रहे हैं, कहीं मुझे अनपढ़ तो नहीं समझ रहे। तो ये जो भावना हमारे यहाँ पर है, उस भावना से बाहर निकलना पड़ेगा। सबसे पहले भाषा को समृद्ध करना पड़ेगा। भाषा समृद्ध होगी तब इस भाषा से जुड़ी हुई चीजें वो डेवलप होगी, वो लोगों को देखने में आएगी। 1950 में राजस्थान का सिनेमा बाकी अनेक भाषाओं से अधिक विकसित था। जिस वक्त बाबा रामदेव आई, बाबू साहब लाडली आई, और अनेक अच्छी फिल्में, बहुत सुंदर फिल्में आई, बहुत अच्छे कलाकारों ने काम किया, बहुत अच्छा संगीत महाराणा प्रताप के ऊपर जय चित्तौड़ करके फिल्म आई। इतनी सुंदर, बहुत सुंदर फिल्में थी उस समय के हिसाब से, और टेक्निकली भी बहुत अच्छी थी। किंतु उसके बाद धीरे धीरे हिंदी सिनेमा ने उसको टेक ओवर कर लिया और राजस्थानी कहीं पीछे छूट गया। अब समस्या ये है कि राजस्थानी सिनेमा अगर कोई बनाता है, अगर उसका बजट इतना कर दिया जितना कि हिंदी सिनेमा का है, तो उसके पास एग्जिबिट कहाँ करेगा। सिर्फ राजस्थान के 4 या 6 शहरों में, वहां उसको इतना रिकवरी नहीं आएगी। और अगर वो फिर बहुत कम बजट में बनाता है तो टेक्निकली वो इतनी सुंदर नहीं बन पाती। अब दर्शक के पास जब चॉइस है कि मैं एक बॉलीवुड सिनेमा देखूं, हॉलीवुड देखूं या राजस्थानी देखूं, अब वो हम जब तक उस स्तर तक नहीं ले जा सकते उस सिनेमा को, लोग देखने नहीं आएंगे। तो ये कहीं ना कहीं एक चेक एंड बैलेंस की स्थिति है जिससे हमें उभरना पड़ेगा कि हम किसी तरीके से इसका मोनेटाइजेशन और रेवेन्यू जनरेशन मॉडल ऐसा बनाएं कि राजस्थानी सिनेमा से भी रेवेन्यू जनरेट हो। अगर रेवेन्यू जनरेट होगा, आज आप देखिए महाराष्ट्र का सिनेमा बहुत डेवलप कर रहा है, गुजरात का डेवलप कर रहा है, पंजाब का, भोजपुरी कहाँ कितना अच्छा डेवलप कर रहा है। हम सब लोगों पे ये दायित्व है कि हम उसको किसी तरीके से उसको मोनेटाइज करें और कॉमर्शियली वायबल बने, तो शायद कुछ अच्छी आगे कुछ अच्छा देखने को मिल सकता है। बिल्कुल। फिल्मी दुनिया में जो आपका सफर है, उसे आप कहाँ तक ले जाना चाहते हैं? किस तरह की फिल्म्स और अभी आप करना चाहते हैं? जो ड्रीम्स हैं वो और क्या आपको गाइड कर रहे हैं करने के लिए? जैसे मैंने पहले भी कहा कि मैं कुछ भी प्लान नहीं करता हूँ अपने कल के बारे में। मैं आज में जीने वाला व्यक्ति हूँ और भाव के साथ बहना पसंद करता हूँ। जहाँ पे लगेगा कि जहाँ प्रकृति मुझे जिस किनारे पे खड़ा कर देगी, मैं उसी स्थान पे कुछ ना कुछ करने का प्रयास करूंगा। लेकिन सोच ये है कि अच्छी मीनिंगफुल सिनेमा, अभी तक मैंने जो भी 3-4-5 फिल्मों का आपने जिक्र किया, ये अगर आप देखेंगे तो मनोरंजन के साथ साथ कोई एक मैसेज, तीन जो था वो जो बच्चन साहब ने जिस व्यक्ति का किरदार अदा किया, एक बुजुर्ग और वृद्ध व्यक्ति है, वो उसमें क्या जज्बा है, क्या उसको रिवेंज वो लेना चाहता है, किस तरीके से अपने जो ग्रैंड चाइल्ड के साथ जो अत्याचार हुआ उसको दिखाना चाहता है लोगों को कि क्या हुआ और मैं उसको कैसे उससे मैं बदला ले सकता हूँ। वहां से लेकर के जो पास थी, जो कि 3 महिलाओं के सपनों की कहानी थी, राजमा चावल है जो पिता और पुत्र के संबंधों की कहानी थी। तो मैं समाज से जुड़ी हुई छोटी छोटी चीजें जो अक्सर इंसान अनदेखा कर देते हैं, उन वस्तुओं को मैं आगे लाना चाहता हूँ, उन विषयों को आगे लाना चाहता हूँ जिन पे कि बैठ के व्यक्ति विचार कर सके। जैसे राजमा चावल, आज के समय में पिता और पुत्र के बीच में, पिता और पुत्री के बीच में, या माता और पुत्र या पुत्री के बीच में एक ऐसी दीवार बन गई है जहाँ पे एक ऐसा भ्रम पैदा हो गया। माता पिता सोचते कि बच्चे हमारी बात नहीं सुनना चाहते, बच्चे सोचते हैं कि माता पिता हमारी बात समझना नहीं चाहते, और वो इसको कहीं ना कहीं ये सोच लेते कि वो हमें प्यार नहीं करते, या माता पिता सोचते हैं कि बच्चे हमें प्यार नहीं करते। वस्तु स्थिति ये नहीं है, दोनों ही बहुत जुड़ाव रखते हैं, लेकिन एक कहीं ना कहीं एक उसमें दरार आ गई है कि वो समझ नहीं पा रहे। इसी चीज को राजमा चावल में देखने का प्रयास किया कि कितना जुड़ाव है पिता और पुत्र के बीच में, लेकिन वो समझ नहीं पा रहे, उनके बीच में कम्युनिकेशन समाप्त हो गया। आज बहुत सोशल मीडिया पे हजारों आपके मित्र हैं,
लेकिन आपके रियल लाइफ में कितने मित्र हैं जो आपके दुख में आपके कंधे पे हाथ रख के खड़ा होते हैं? ऐसी स्थिति समाज की बनी हुई है। तो मैं ये चाहता हूँ कि वास्तविकता आए, जो है समाज की, वो लोग समझें और अकॉर्डिंगली आगे बढ़े और उससे जुड़ा हुआ सिनेमा हम बनाते हैं। ये मेरी सोच है। बिल्कुल आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि सोशल मीडिया के दौर में हजारों लोग हमें फॉलो करते हैं, हमारे दोस्त दिखते हैं, लेकिन दोस्त होना और दिखने में बहुत फ़र्क है। अभी पिछले दिनों जो भी बॉलीवुड इंडस्ट्री में हो रहे हैं, जिस तरह की खबरें आ रही हैं, जिस तरह की चर्चाएँ हो रही हैं, तो वो एक अलग सिनेरियो इंडस्ट्री का हमें बताता है कि जो लोग हमें पर्दे पे जीना सिखाते हैं, वही पर्दे के पीछे खुद जीना नहीं जानते। स्थिति ये है इंडस्ट्री की। ये कहना गलत होगा कि जीना नहीं जानते, हर व्यक्ति जीना जानता है और कुदरत ने जिसको जीवन दिया है उसको जीवन की कला, जीने की कला दी है। ये इस पे कुछ कमेंट करना या कहना, ये मेरे ख्याल से हमारे सोच के क्षेत्र से, वो बोलने के दायरे से बाहर है। हर व्यक्ति की अपनी स्थिति और परिस्थिति होती है, पता नहीं कौन किस स्थिति और परिस्थिति से गुजरा है, इसलिए मैं इस पर कोई कमेंट नहीं करना चाहूंगा कि क्या है। और मैं फिल्म में इंडस्ट्री में जिन लोगों को देखा है और मेरा जो भाव और जो धारणा बनी है, वो मैं जरूर बताना चाहता हूँ कि कलाकार, ये कलाकारों की दुनिया है। कलाकार स्वभाव से निश्चल होता है, उससे छल कपट नहीं आता, उसको लेयर्स नहीं मैनेज करना आती कि बोलना क्या है, करना क्या है, वो सीधी सपट बात करते हैं। तो इस उस सब उसके जो निश्चलता में और आज के कॉमर्शियल दुनिया में जो बैलेंस है, वो बनाना कई बार कलाकार के लिए असंभव हो जाता है। वो खाली हमारे देश में नहीं, विश्वव्यापी ये समस्या है। तो कलाकार अपनी निश्चलता में ही जीता है, उसको नहीं पता। वो जो उसको बोलता है मैं तुम्हारा मित्र हूँ, तो मानता कि मैं, वो मेरा मित्र है, लेकिन वो मित्रता के नाते उसका कहाँ दुरुपयोग कर रहा है, वो उसको जब समझ में आता तो उसको बहुत ठेस पहुंचती है। तो ये स्थितियों से कलाकार गुजरता है और इसके लिए मेरे ख्याल हमको इस बात पे विचार करना चाहिए कि समाज में ऐसी स्थितियां क्यों पैदा होती है कि एक निश्चल व्यक्ति को कठिन परिस्थितियों से गुजरना। बिल्कुल, ये बात विचार करने योग्य है कि कलाकार एक सादगी संपन्न व्यक्तित्व होता है और कमर्शियलाइज़ेशन की दुनिया में जब वो आता है, तो वो बैलेंस करने में उसको थोड़ी-सी प्रॉब्लम होती है। और अब सोशल बात हो गई, हमारी फ़िल्मी बातें हो गई, थोड़ा-सा मैं आपको पॉलिटिकल वे में ले जाना चाहूँगी, जहाँ ये सुनने में आता है कि वैसे तो आप बिज़नेसमैन हैं, लेकिन जब भी आपके चार्टर्स जाते हैं, तो सिर्फ़ बीजेपी के लिए ही जाते हैं। नहीं, जो ठीक कहा आपने कि मेरी कॉमर्शियल चार्टर कंपनी है और चार्टर कंपनी का मतलब हम सबको सेवाएं देते हैं कहीं भी पॉइंट, ऐसे पॉइंट भी ट्रैवल करने के लिए। लेकिन जहाँ पॉलिटिकल फ्लाइट्स की बात आती है, ये मेरी अपनी निजी धारणा है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि मैं सही हूँ या मैं गलत हूँ, लेकिन मेरी धारणा, और मेरी धारणा में मेरे को लगता है कि यही सही है। क्योंकि ये जो भारतीय जनता पार्टी है, इससे मैं जब एयरलाइंस का जॉब छोड़ के आया, तब मैं ये पार्टी मैंने ज्वाइन की बतौर युवा मोर्चा कार्य, भारतीय युवा मोर्चा, जनता युवा मोर्चा कार्यकर्ता। और वहां जाके मैंने महसूस किया कि पार्टी जो शब्द है वो बहुत छोटा है इसके लिए। ये पार्टी नहीं, एक परिवार है, एक बृहद परिवार है। और हर जो व्यक्ति वहां जाता है, उन लोगों के साथ बैठता है, उनके उनकी राष्ट्रीयता, उनकी भारतीयता और उनकी सादगी और सरलता देखता है, तो उसमें इस तरह से अंतरंग रूप से घुल मिल जाता है। और वही मेरे साथ हुआ कि मैं इतना घुल मिल गया कि मुझे आज परिवार के नाम पे, मेरा यही परिवार है, उस परिवार का एक सदस्य, एक बिंदु मैं बन गया हूँ और मैं पूरी तरीके से उसमें समाहित हूँ। जब चार्टर्स की बात आती है, हम मेडिकल फ्लाइट्स भी करते हैं, उसमें कोई पार्शियलिटी नहीं है, कोई भी हो, ना कोई पार्टी है, ना कोई व्यक्ति है, ना कोई धर्म है, ना कोई जाति है, सब ले सकते हैं। लेकिन जब पॉलिटिकल फ्लाइट्स की बात आती है, तो ये मेरे ख्याल से ये नैतिकता की बात है। मैं एक पार्टी विशेष के लिए ऑपरेट कर रहा हूँ, अगर मैं सेम टाइम पे किसी और पार्टी के, जो कि उसके अपोनेंट है चुनाव में, उसके लिए भी करूंगा, तो कहीं ना कहीं आप अपनी ईमानदारी से डेविएट हो जाएंगे। आप उस सच्चाई से उस चीज को डिलीवर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप सुबह एक पार्टी के लोगों के साथ खड़े हैं, शाम को दूसरे वाले के साथ खड़े हैं। तो मैं उस सब में नहीं जाना चाहता, बशर्ते मुझे व्यवसाय मेरा सीमित रहे, मैं कम काम करूं। लेकिन मैं अभी तक, मैं 24 साल हो गए ये सब व्यवसाय प्रारंभ करके, 24 साल से मैं इस पार्टी के साथ जुड़ा हूँ। इस पार्टी के साथ निरंतर रूप से मैं काम कर रहा हूँ और सौभाग्यशाली रहा हूँ कि अटल जी के समय से लेकर आज तक
भैरव सिंह जी के समय से लेकर के आज सतीश पूनिया जी के कार्यकाल तक मैं सब लोगों के साथ मैंने काम किया है। इनसे बहुत कुछ सीखा है, जाना है, डांट भी खाई है और बहुत ज्यादा प्यार भी पाया है। और इस तरह से समाहित हो गया हूँ कि अब मुझे इसके बाहर कुछ दिखता ही नहीं है। यही करके बहुत आनंदित महसूस करता हूँ। बिल्कुल, यही जो ट्रांसपेरेंसी, नैतिकता की बात होती है, ये जीवन में मायने रखती है और यही सफलता की सीढ़ियाँ होती हैं, जो आप ट्रांसपेरेंसी से, डेडिकेशन से किसी के लिए काम करते हैं। तो अब हम आखिरी 2 सवालों की तरफ चलेंगे। तो जब आप काम नहीं कर रहे होते हैं, जब आप घर में होते हैं, तो जो कुछ शौक होते हैं, निजी शौक जिन्हें आप कह सकते हैं, बुक रीडिंग, म्यूज़िक, तब आप किसे वक़्त देना पसंद करते हैं? चूंकि यहाँ बहुत ही अनप्लान्ड शेड्यूल होता है, चाहे फिल्मों से में हम काम कर रहे हों या राजनीतिक दल के साथ काम कर रहे हों या एविएशन में, तो यहाँ पे हमारी कहीं कोई सेट रूटीन नहीं होती। कई बार बहुत जल्दी उठ के काम पे जाना होता है, तो कभी देर रात तक काम में बिजी रहना होता है। तो मुझे स्पोर्ट्स के लिए बहुत समय नहीं मिलता है, कोई निश्चित मेरी दिनचर्या नहीं है। मैं अधिकांश समय समय होता है या तो मैं बुक रीडिंग में किताबें पढ़ता हूँ, तरह तरह की किताबें, बायोग्राफी हो गई, आध्यात्मिक किताबें हो गई और बाकी कुछ चीजें हो गई, वो मैं पढ़ना पसंद करता हूँ। या मुझे यात्रा करना पसंद है। तो मैं जब भी मुझे समय मिलता है कि 5 दिन 7 दिन का समय है मेरे पास, तो मैं किसी प्रमुख स्थान पर जाना, वहाँ पे समय बिताना, वहाँ के लोगों से इंटरेक्ट करना और वहाँ की सब जीवन पद्धति को देखना, समझना, ये मुझे बहुत अच्छा अभी जो एक फ़िल्म का हम ज़िक्र करें, 72 हूरें, जो अनरिलीज़्ड फ़िल्म है, लेकिन फेस्टिवल्स में काफ़ी ट्रैवल किया है और इफ़ी गोवा में यूनेस्को गांधी अवार्ड से भी उसे नवाज़ा गया है। तो उसकी रिलीज़िंग के बारे में अगर मैं बात करना चाहूँ तो उसके बारे में कुछ बताइए, क्योंकि हालाँकि अभी 2-3 महीने की सिचुएशंस जो पैंडेमिक सिचुएशंस हैं। बिल्कुल, ये भी बहुत अच्छी मैसेज गिविंग फ़िल्म है कि किस तरीके से भोले-भाले लोगों को आतंकवाद के लिए प्रेरित किया जाता है, किस तरीके से उनको मिसगाइड किया जाता है और किस तरीके से गलत रास्ते पे उनको डाल दिया जाता है। तो और बहुत मेहनत करके हमने ये फ़िल्म बनाई और बहुत समय इसमें लगा और हमारा जितना एस्टिमेटेड बजट था, उससे शायद दुगना-तिगुना पैसा इसमें लग गया और वो पैसा जुटाने में भी मुझे बहुत समय लगा। तो बहुत समय तक काम करके ये फ़िल्म बनाई और जिन लोगों ने भी देखी उन गोवा में, सबने बहुत सराहा और बहुत हमको एनकरेज भी किया इस फ़िल्म को। और चूँकि ये एक रियल लाइफ एक्सपीरियंस है, एक वास्तविकता है जीवन की कि किस तरीके से लोगों को भटकाया जाता है और ये मैसेज हम लोगों को देना चाहते हैं। मेरे जो निर्देशक हैं फ़िल्म के, संजय पूरन सिंह, बहुत ही उन्होंने भी बहुत निरंतरता से और बहुत गहनता से कार्य किया हमारे साथ इसमें और बहुत सुंदर बना रही है। अब हमारी सोच ये है कि ये सिनेमाघरों में हम इसको ले जाना चाहते थे और हम लगभग तैयार थे, लेकिन दुर्भाग्य से ये पैंडेमिक और ये सब हालात बन गए, थिएटर्स बंद हो गए। तो फिलहाल हम इंतजार कर रहे हैं कि समय बदलेगा, थिएटर्स फिर खुलेंगे और अभी समय आएगा तो थिएटर तक ले जाएंगे और आप बिल्कुल। और जो मेरा आखिरी सवाल है वो ये है कि मारी भाषा मारो मान री बात ने ध्यान में रखता हुआ मैं आपने कहनी चाहूंगी जिको आप लास्ट मैसेज आप दो युवाओं वास्ते अपने राजस्थान वास्ते, वो मारवाड़ी में जानो चाहिए। मारवाड़ी मतलब जोधपुरी तो मनाओ, मैं जयपुरी में बोलूंगा। बिल्कुल जी। जोधपुर है तो आप सासरो जोधपुर है, मैं जिक्र करना भूल गई इन बात रो। लेकिन भाषा हमारे जो शास्त्र है कौन सी की भाषा मारे मारे घर की, हमारी मातृभूमि की, हमारे गांव की मैं बोलूं, जयपुरी बिल्कुल बोलूं। बिल्कुल। मैसेज तो वही है कि सब लोग राजस्थान में अपना महसूस करें, अपना आपने महसूस करें कि आपने कहीं वास्तविकता, कहीं काबिलियत से राजस्थान के मायने भी चीजें एक्सप्लोर करें। आज चाहे व्यवसाय के मायने राजस्थान का मारवाड़ी आप देखो, पूरी दुनिया में जार आपको नाम कमायो। राजस्थान का वीर सेना के मायने जार देश की रक्षा में नाम कमायो। राजस्थान का लोग जार तमाम काम कमायो। राजस्थान का लोग जार राजनीति में काम करायो। तो कोई भी विधा ऐसी कौन दुनिया के मायने जी के मायने राजस्थानी पाछा रहे। तो अपन ने हौसलो रखा, आत्मविश्वास रखा, आगे बढ़ा, जिसे अपना पुरखा काम करियो, विश्व और बढ़िया काम कर रहा हूँ, दिखाओ और पुरखों को मान बढ़ाओ। थैंक यू सो मच। आपसे बात करके हमेशा ही बहुत अच्छा लगता है और मुझे लगता है कि एक सार्थक संवाद होगा जो लोग आपको
करीबी तौर पे नहीं जानते हैं, कुछ बातें, कुछ जिक्र हमने ऐसे किए कि उन्हें भी आपसे रूबरू मिलने का मौका मिला इस फेसबुक लाइव के माध्यम से। ये यूट्यूब पर भी अवेलेबल रहेगा हमारा इंटरव्यू कल के बाद, तो मैं लिंक आपसे ज़रूर शेयर करूँगी। आपने जो समय दिया गुलाब सिंह जी, आई पर्सनली रियली वेरी एडमायर दैट टाइम। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग Thank you, मी दिस अपॉर्चुनिटी टू इंटरव्यू यू। thank you, sir.